हाँ, अब देखिए इधर, इसमें क्या है, हम लोग +2 का ना तो क्या कौन से चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जनसंख्या +2 का। देखिए आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था और सेकंड चैप्टर पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा था। वर्ल्ड ज्योग्राफी में विश्व की जनसंख्या के बारे में पढ़ा था कि विश्व की जनसंख्या कहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। उसमें हमने पढ़ा था कि जो भारत का जनसंख्या है पूरे विश्व में सेकंड स्थान है, पहला चीन का है, पर जो वर्ल्ड की जनसंख्या है सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर एज ए पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो इंडिया की है। ठीक है, तो हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा था, इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने पॉपुलेशन पढ़ा था, पर वो किसके संदर्भ में था, पूरे विश्व के संदर्भ में है। और अभी जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे किसके संदर्भ में, सिर्फ इंडिया के संदर्भ में। यानी इंडिया में पॉपुलेशन कब पहली बार मापा गया, मेजर किया गया, गणना की गई, और गणना का आधार क्या था, इंडिया के किस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कम है, और कहाँ पे जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, हम इसी बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए हम टू द पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। कहता है जनसंख्या वितरण, बात हो रही है जनसंख्या वितरण, यानी हम भारत में जनसंख्या का वितरण कैसे है। वितरण मतलब कहाँ पर आबादी ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। तो आपको पता होगा जो पहाड़ है वहाँ पे आबादी क्या होगी, कम होगी। और क्यों, क्योंकि पहाड़ों पे खेती करना मुश्किल है, आप वहाँ पे संसाधनों का अभाव रहता है, क्योंकि आप वहाँ पे ट्रैक्टर नहीं चला सकते हैं, मशीन से खेती नहीं कर सकते हैं, और परिवहन की समस्या होती है। पर जो प्लेन एरिया है जैसे बिहार है, यूपी है आपके, इनमें क्या है, पंजाब है, यहाँ पे आप खेती कर सकते हैं, जानवरों से भी कर सकते हैं, मशीनरी से भी खेती कर सकते हैं, और यहाँ पे परिवहन अच्छे से ज़्यादा डेवलप है। तो कहता है कि जो जनसंख्या का वितरण वहीं पर होगा, अच्छा, जहाँ पर जनसंख्या वितरण मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन वहीं पर होगी जो प्लेन एरिया होंगे। प्लेन एरिया का मतलब है समतल और नदी के किनारा। तो कहता है घनत्व, दूसरी बात होती है इसमें, देखिए जनसंख्या का वितरण की बात आती है और घनत्व की भी। तीसरा वृद्धि और संगठन, वृद्धि भी वहीं पे होगी जहाँ पे सारी सुविधाएं मिलेंगी। अब देखिए जो मेट्रो सिटीज़ है, आपका दिल्ली है, पटना है, मुंबई है, इन शहरों में और जगह के मुकाबले यहाँ पे जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। इसकी वजह है कि सारे लोग पलायन कर जाते हैं। तीसरी बात, अच्छे कॉलेज, हॉस्पिटल्स और जीवन का जो मूल आधार है वो वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं, तो इसकी वजह से भी वहाँ पर लोग आते हैं। पर हम ये ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, अब हम समझने की कोशिश करते हैं भारत में संपूर्ण जनगणना कब हुई थी। कहता है कि पहला क्वेश्चन है कि भारत में जो जनसंख्या है, सबसे पहली जनसंख्या की गणना कब हुई थी, 1881 में हुई थी। अब इसका याद करने का देखिए 1881, इसको याद करने के लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, 80 फिर आप उसको वापस 81 लगा दीजिए। तो ये कुछ टेक्निक्स है याद करने का। 81, ठीक। कहता है जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय, क्या अभिप्राय है, मतलब आप जनसंख्या वृद्धि से क्या समझते हैं। तो देखिए ये कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। जनसंख्या वृद्धि मतलब किसी चीज़ में भी वृद्धि होती है, उसका कारण क्या होता है। तो कहता है कि वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। अगर 2 में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 होगा, तो यही बढ़ना। तो जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, अगर वहाँ पर अगर जन्म दर बढ़ जाता है तो क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे 2 विभिन्न बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में शुद्ध परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं
इससे अच्छा कि जनसंख्या वृद्धि दर उसे कहते हैं जब जन्म दर बढ़ जाता है। अब जन्म दर बढ़ने का मतलब क्या है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। मृत्यु दर कम हो जाता है। अब दूसरा है जनकिंग की विशेषताओं के अंतर्गत किन बातों का अध्ययन किया जाता है। कहता है कि जनसंख्या की स्टडी के लिए हम क्या क्या पढ़ते हैं जनसंख्या की स्टडी में। तो कहता है जनसंख्या की भौतिकी, सामाजिक, सांस्कृतिक और तथा आर्थिक विशेषताओं को जनसंख्या का संगठन कहते हैं। आयु, निवास स्थान, भाषा, वैवाहिक स्थिति, मानव प्रजातीयता, साक्षरता, शिक्षा, व्यवसाय, संरचना, सामाजिक आर्थिक विशेषता। यहाँ पे बात होती है कि जनसंख्या की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए जनसंख्या की विशेषताएं हैं जो जनसंख्या की बेसिक नीड को पूरा करता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। तो इसमें बात आती है कि जनसंख्या की भौतिक की मतलब जनसंख्या जहाँ पे रहती है वहाँ पे ज़मीन कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, वो कितना उसको सपोर्ट करता है, कृषि योग्य भूमि है कि नहीं। अगर जहाँ पे कृषि योग्य भूमि नहीं होगी वहाँ पे हम नहीं रहना पसंद करेंगे। कहता है सामाजिक संरचना, संस्कृति, ये सब भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। कहता है कि देखिए जैसी हमारी संस्कृति होगी उस अनुसार से भी जनसंख्या बढ़ेगी और घटेगी। देखिए अगर लोग ज़्यादा विश्वास करेंगे कि जो बच्चे हैं वो भगवान की देन है, ठीक है, तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगा। तीसरी बात ये है कि लोग अगर धर्म में विश्वास करेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगा, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि नहीं अगर मेरे 6-7 बच्चे हो जाएंगे तो वो ज़्यादा मेरे लिए काम करेंगे, ज़्यादा पैसा देंगे। तो कहता है कि अगर वो जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो ये नहीं सोचेंगे कि नहीं इन बच्चों को एक अच्छी लाइफ भी देनी है, ज़रूरी है, एक अच्छा जीवन भी इनके लिए ज़रूरी है। तो वो सिर्फ किसके लिए सोच रहे हैं, खुद के लिए सोच रहे हैं कि नहीं अगर मेरे 6 बच्चे हैं तो कुछ कमा के लेके आएंगे, चाहे वो भीख मांग के लाएँ, कुछ भी करके लाए। पर एक अच्छा पेरेंट्स है वो सोचेगा कि नहीं मैं अपने बच्चों को अच्छा एक लाइफ दूंगा, तो वो क्या करेगा, कम बच्चे पर जन्म देने की कोशिश करेगा। तो कहता है कि व्यवसाय, भाषा, संस्कृति, इन सब चीज़ों से क्या होता है, जनसंख्या की विशेषताएं डिपेंड करती है। अब नीचे है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि किसे कहते हैं। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि का मतलब यह है कि जनसंख्या में जन्म दर का बढ़ना, जन्म दर बढ़ जाता है और मृत्यु दर घट जाएगा तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि होगी। तीसरी बात है भारत में कौन से राज्य में बौद्ध सबसे ज़्यादा है, मतलब किस स्टेट में बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज़्यादा है। तो कहता है महाराष्ट्र। कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत सिक्किम में है, और कहता है कि सबसे प्रतिशत की वाइज देखा जाए तो वो कहाँ है, सिक्किम में। कहने का मतलब है कि अगर कहीं परसेंटेज देखा जाए जनसंख्या का तो कहता है कि आबादी में महाराष्ट्र है, यानी अगर महाराष्ट्र में 100 लोग हैं तो उसमें कहता है कि 40 लोग क्या होंगे, बौद्ध होंगे। पर सिक्किम में कहता है कि अगर 30 लोग हैं तो कहता है 25 लोग बौद्ध है। तो कहता है कि प्रतिशत में देखा जाए तो ये ज़्यादा है, पर जनसंख्या में देखा जाए तो महाराष्ट्र ज़्यादा है। कहता है भारत में कौन सा भाषाई समूह विशालतम है। कहता है कि भारत में कौन सा जनसंख्या में किस तरह के लोग ज़्यादा है। तो कहता है भारतीय आर्य समूह ज़्यादा है। आर्य वो लोग थे जो भारत में आकर बस गए। कुछ का मानना है कि जो आर्य थे वो यूरोप के लोग थे, वो लोग थे। कुछ मानते हैं कि ये लोग रूस से आए, कुछ मानते हैं ये अफ्रीका से आए। मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग ये कहता है कि नहीं आर्य भारत के में ही रहते थे। तो ये परिकल्पना है और ये हमें भी नहीं पता है कि वो कहाँ से आए, पर बुक में लिखा हुआ है वो यूरोप मानते हैं।
क्यों? अब बात आती है कि 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 21 करोड़। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश। कहता है 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत की वार्षिक दर क्या है, वृद्धि दर? तो 2.4 है। ठीक। तो कहता है कि श्रम की प्रतिभागिता दर क्या होती है? कहता है कुल जनसंख्या में जो जनसंख्या कार्य करती है, कुल जनसंख्या में जो जनसंख्या कार्य करती है उसे हम क्या कहते हैं? श्रम प्रतिभागिता दर। यानी कौन वो जनसंख्या जो लेबर का काम करती है। तीसरा, भारत के उन 2 राज्यों के नाम बताइए जहाँ पर आबादी क्या है, ग्रामीण आबादी ज़्यादा है। तो बिहार और सिक्किम। और मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? मुख्य श्रमिक उसे कहते हैं जो 183 दिन जो व्यक्ति को काम मिलता है मनरेगा से। जो आदमी 183 दिन अगर यानी 3 महीने यानी हुआ 4 महीने जो आदमी काम कर ले, 6 महीना हुआ 30 अक्टूबर 6 महीना। जो आदमी 6 महीने काम कर लेता है यानी 30 × 6 180। आप ये देखिए अगर 31 दिन, तो जो 6 महीना काम करेगा उसे हम क्या मानेंगे? मुख्य श्रमिक मानेंगे। भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग किस वर्ग में कार्य में लगा है? कहता है कि भारत की जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस में काम करता है? कृषि क्षेत्र में। तो कहता है भारत की आबादी का 58.2% जो है वो किस में कार्य करता है? कृषि क्षेत्र में काम करता है। 58.2%। कहता है 1901 से 21 में अवधि में भारत की जनसंख्या में स्थिरता या नकारात्मकता क्यों थी और कारण स्पष्ट करें। कहता है कि 1901 से 21 के बीच में भारत की क्या हुई थी? आबादी कम हो गई थी। तो कहता है इस अवधि में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थे। बच्चे जन्म लेते थे और वो मर जाते थे। कहता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, लोगों में साक्षरता की कमी थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, और खाद्य व्यवस्था की कमी थी, खाने पीने की कमी थी। चौथा, और बीमारी, उस समय बीमारियां ज़्यादा आती थी, हैजा प्लेग वगैरह से गांव के गांव साफ हो जाया करते थे। कहता है भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति कब अपनाई गई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो कहता है भारत सरकार द्वारा 2003 में राष्ट्रीय युवा नीति अपनाई गई और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि किशोर जो बच्चे हैं, किशोर हैं, युवाओं एवं किशोरों को का विकास हो। क्या हो? उनका विकास हो, हर यानी वो एजुकेटेड हो, हेल्थी हो। क्योंकि अगर हमारा आने वाली पीढ़ी अगर स्वस्थ नहीं होगी और पढ़ी लिखी नहीं होगी तो और क्या होगी? फिर हम और अविकसित होंगे। ठीक है। कहता है उनमें बेहतर गुण मार्गदर्शन का बढ़ावा मिले और उन्हें देशभक्ति के लिए प्रेरित किया जा सके। कहता है कि समाज के समक्ष किशोरों की प्रमुख चुनौतियां क्या है? कहता है कि जो आज के जो बच्चे हैं उनके सामने, किशोर जो 14 साल के बच्चे हैं उनके सामने क्या दिक्कत है? कहता है एजुकेशन की, उन्हें सही एजुकेशन नहीं मिल पाता, सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाते हैं। ठीक है। उनको खान पान में कमी होती है। ज़्यादातर बच्चे होते हैं हमारे यहाँ मल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, यानी कुपोषण के शिकार होते हैं। आपको पता होगा रियलिटी में जो यूरोपियन कंट्री है, भारतीयों को अधिकांश बेवकूफ़ और इसके अलावा वो कुछ नहीं समझते, भले हम अपने आप को कुछ भी समझते रहें। ठीक है। जैसे कि मैं अपने आप को बहुत अच्छा शिक्षक समझूं, ये मेरी कल्पना है, मेरी सोच है, और 3-4 लोग सोच रहे हैं, पर बाहर वाले मुझे मूर्ख ही समझ रहे हैं, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से
जज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन, आप एजुकेशन की पॉलिसी, गंदगी और साफ सफाई यहाँ पर है नहीं। तो आप ये सोचिए कि इवन यही है कि जो कहता है एजुकेशन, निरक्षरता, एजुकेशन, विद्यालय, वीरता छात्र, मतलब कहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो विद्यालय को छोड़ देते हैं काम के की वजह से, मार्गदर्शन की वजह से, और कम उम्र में ही बच्चों के शादी हो जाना। तीसरा है कि भारत की जनसंख्या का असमान वितरण किस तथ्य को दर्शाता है, यानी भारत की जो जनसंख्या है कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, इसकी वजह क्या है? कहता है कि भारत की जनसंख्या कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है, इसके बहुत सारे रीजन हैं। कहता है कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो एक जैसी नहीं है। भारत की भौगोलिक स्थिति सब जगह एक जैसी नहीं है। कहीं पर ये समुद्र से घिरा है, कहीं पर ये पहाड़ों से घिरा है, कुछ जगह चट्टान है, कहीं पर रेगिस्तान है और कहीं पर बहुत घने जंगल है। इसकी वजह से संसाधनों की सब जगह एक समरूपता नहीं पाई जाती है। इसकी वजह से क्या है? जनसंख्या असमान है। समझ में आई पहली चीज़? क्योंकि मुझे ना इससे मतलब नहीं है, ठीक है, इस बात को समझिए। दूसरा, शिक्षा की, जो भारतीय जनसंख्या है, जो लोग राजस्थान में रहेंगे, ठीक है, रेगिस्तान होगा और रेगिस्तान में बहुत सारे सुविधाओं की अभाव होगा, इस वजह से क्या होगा, वहाँ पे कोई लोग ज़्यादा बसने को तैयार नहीं होंगे। अशिक्षा, कहता है कि लोग बेहतर अवसर की तलाश में राज्य से छोड़कर पलायन कर जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, क्योंकि उनके अपने जिस जगह पे वो निवास करते हैं वहाँ पर उनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, शिक्षा की, रोजगार की, जिसकी वजह से उन्हें बड़े शहरों में जाना पड़ता है। ठीक है, देखिए यही सारा लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना। कहता है भारत की लगभग 76% आबादी कहाँ है? देखिए 76% आबादी कहाँ है? कहता है कि उत्तर बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात में ही क्या है, इन 6-7 डिस्ट्रिक्ट में ही भारत की 76% आबादी बसती है। बड़े बड़े राज्य यही है। ठीक है, कहता है कृषि के लिए उपयुक्त जमीन, वही बात की ना, भौगोलिक स्थिति, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर क्या है, जंगल है। इसकी वजह से क्या है कि कृषि योग्य भूमि नहीं होगी तो क्या होगा। दूसरा, औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास कहाँ हो रखा है? बड़े बड़े शहरों में हो रखा है, जिसकी वजह से लोग पलायन कर जाते हैं। और सामाजिक संरचना, हमारे रीति रिवाज भी क्या है, जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। देखिए आर्थिक स्तर की वृद्धि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? आर्थिक स्तर की, आर्थिक स्तर का मतलब क्या है कि उनके जीवन की गतिविधियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। कहता है कि 3 तरह के श्रमिक होते हैं। एक मुक्त श्रमिक, जिनको 183 दिन यानी 6 महीने जो जिन्हें काम मिले उन्हें मुक्त श्रमिक कहते हैं। सीमांत, जो 1 वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है, उसे क्या कहते हैं? एक व्यक्ति जो 1 वर्ष में 183 दिन से कम दिन काम करेगा उसे सीमांत। और अश्रमिक जो बेरोजगार होता है। कहता है जनसंख्या घनत्व क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक। आप पूरे चैप्टर को देखिएगा ना तो एक ही चीज ही आ रहा है। कहता है जनसंख्या घनत्व मतलब प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी 1 किलोमीटर की लंबाई और चौड़ाई
में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या इसका क्या है? जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल, यानी पॉपुलेशन को जब हम क्षेत्रफल एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? जनसंख्या घनत्व। कहता है इसको प्रभावित करने वाले कारक भू आकृति यानी जमीन की स्थिति, रेगिस्तान है, प्लेन है, समतल है और पहाड़ी। दूसरा कहता है जल की उपलब्धता, यानी नदियों के किनारे जनसंख्या हमेशा ज़्यादा होगी। कहता है औद्योगिक विकास और नगरीकरण, औद्योगिक जहाँ विकास होंगे वहाँ पे लोग शिक्षा के अवसर के लिए, काम के लिए वहाँ पे जाएंगे और जनसंख्या वहाँ की बढ़ जाएगी। अस्थायी कृषि क्षेत्र, कहता है परिवहन विकास तंत्र, जहाँ पे परिवहन का विकास होगा वहाँ पे लोग का आना जाना बढ़ जाएगा। अब दिल्ली मुंबई में क्या हर जगह से ट्रेन जाती है, लोग चले जाते हैं आसानी से। कहता है खनिज की उपलब्धता, जहाँ पे खनिज मिलेंगे लोहा कोयला वगैरह वहाँ पे लोग बसना चाहेंगे, क्योंकि खनिज को निकाल कर वो बेचेंगे, तो वहाँ पे फैक्ट्रियाँ खुलेंगी और फैक्ट्रियों में वो काम करेंगे। कहता है ऊर्जा के संसाधनों की प्रचुरता, कहता है ऊर्जा जहाँ पे बिजली उपलब्ध होगी लोग वहाँ पे रहना पसंद करेंगे, क्योंकि जहाँ बिजली होगी वहीं पे फैक्ट्री चलेंगी और स्कूल कॉलेज वगैरह सारी चीज़ें अस्थायी ढंग से वहीं पे चल सकती है। राजनीतिक स्थिरता, कहता है राजनीतिक स्थिरता का मतलब है कि जिस देश में अगर जहाँ पे बार बार सरकारें बदलती हैं, कहता है कि वहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता, क्योंकि एक सरकार आएगी वो कुछ औद्योगिक विकास की बात करेगी, दूसरा आएगा वो दूसरे औद्योगिक विकास की बात करेगा। अगर आपने फैक्ट्री लगा दिया बिहार में, किसी ने शराब की फैक्ट्री लगा दी होगी आज से 10 साल पहले, तो आज तो वो नुकसान में होगा, वो फैक्ट्री छोड़ के जा नहीं सकता है। तो सोचिए कि जब तक ये सरकार रहेगी तब तक वो क्या है? नुकसान में है। तो आप सोचिए कि इस तरीके से अगर राजनीतिक स्थिरता नहीं रहेगी तो कोई भी बाहर से आके वहाँ पे फैक्ट्री लगाना नहीं चाहेगा। तो कहता है कि राजनीति भी बहुत प्रभावित करती है। कहता है बाहरी शक्तियों से युक्त क्षेत्र का बचाव। भारत में 4 भाषा परिवार कौन से हैं? 2 प्रमुख भाषा परिवार की 2 विशेषताएं बताइए। तो कहता है कि भारत में 4 भाषा परिवार है, भारतीय यूरोपीय जिसे आर्य कहते हैं, द्रविड़ जो साउथ में रहते हैं, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती है जो कहाँ रहते हैं? जो आपके नागालैंड वगैरह जो एरिया है। कहता है भाषा परिवार की विशेषता है, कहता है कुल जनसंख्या का 3/4 भाग आर्य भाषा बोलता है। 3/4 यानी हमारी पूरी जनसंख्या का आधा से ज़्यादा जनसंख्या है वो क्या बोलते हैं? आर्य। और उसके बाद क्या? द्रविड़, साउथ इंडियन। और उसके बाद कहता है कि बाकी जो बच गए वो तिब्बत और वाले आते हैं, जो आपके नागालैंड मणिपुर वगैरह स्टेट्स के लोग आते हैं। भारत में जनसंख्या कहता है कि 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या था? 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, यानी एक प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है? 324। और कहता है राज्य स्तर पर जनसंख्या के घनत्व में बहुत विषमता पाई जाती है। कहता है कि राज्य के स्तर पर हम देखें तो जनसंख्या अलग अलग तरह से है। जैसे कि आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में चले जाइएगा, वहाँ पे कहता है कि 1 किलोमीटर वर्ग में मात्र 1 आदमी है। मतलब आप सोचिए कि अगर 10 आदमी का परिवार होगा एक जगह तो उसके बाद जनसंख्या 10 किलोमीटर बाद ही मिलेगी, कुछ नहीं। मतलब अब सोचिए कि वहाँ पे स्थिति क्या है कि आप रात को नहीं जा सकते हैं, जानवर वगैरह का अटैक रहता है वहाँ पर। हाँ, तो अरुणाचल प्रदेश क्या कैसा जगह है? पहाड़ी जगह है, बर्फीला जगह है। तो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश में
13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब अंदाज़ा लगाइए 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कहता है जबकि पश्चिम बंगाल में कितना है 903, यानी 1 किलोमीटर में ही कितना है 903। और कहता है दिल्ली में इसकी घनत्व कितना है 9340। यानी सोचिए ना, जितना मोतिहारी की आबादी है ना, दिल्ली में समझिए एक मोहल्ले की आबादी होती है, समझे। अब सोचिए दिल्ली की आबादी आपकी ना सच सही है